ओके, इन पार्ट नंबर 3 बेटा वी स्टार्ट अवर लर्निंग विद द फार्मिंग मेथड। या देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड मिक्स्ड फार्मिंग एटसेट्रा आर सम ऑफ द करंट मेथड ऑफ फार्मिंग इन इंडिया। आज के समय में देखा जाए तो बेटा भारत के अंदर जो फार्मिंग की है वो ये मेजर 3 मेथड्स है जिस पर हमारा इंडियन एग्रीकल्चर एक तरीके से देखा जाए तो डिपेंडेड है। फर्स्ट जो है बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जिसको हम सजीव खेती के रूप में भी जानते हैं। द रेट एट विच द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द इंसेक्टिसाइड आर यूज, द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस केमिकल इज ऑल्सो फेल्ट। हमने देखा बेटा कि आज पिछले कुछ समय में जिस तरीके से बेटा फार्मिंग के मेथड्स में बदलाव आए हैं और फार्मर्स जिस तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जिसकी हमारी हेल्थ पे बहुत ही बैड इफेक्ट हो रही है। बराबर, ये लॉन्ग टर्म में अब धीरे धीरे हमको समझ में आने लगा है कि पहले के समय में जो खान पीन होता था बेटा उसमें प्योरिटी कितनी ज़्यादा होती थी, लेकिन अब क्यों खाना पीना इतना ज़्यादा प्रदूषित होता है बेटा, क्यों उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, क्यों उसके अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं है। तो हम ये सारे फैक्टर समझते हैं कि धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ बेटा बराबर कितना ज़्यादा एक्सेसिव वे में हो रहा है एबंडेंट प्रोडक्शन करने के लिए। तो हम समझ सकते हैं कि उसकी बैड इफेक्ट हमारे हेल्थ पे हो रही है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस केमिकल एंड इंसेक्टिसाइड इन ग्रेन, वेजिटेबल एंड फ्रूट, इट हैज़ इफेक्टेड एडवर्सली द हाइजीन ऑफ द पीपल। और जैसा कि मैंने बोला बेटा कि यही जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ग्रेन्स है बेटा, है ना, हम दिन भर खाते हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि हम बड़ा बढ़िया खाना खा रहे हैं। लेकिन एक प्रॉपर डे अगर कुछ पर्टिकुलर रिसर्चेस के बेस पे अगर हम कुछ वो देखें बेटा, तो हमको समझ में आएगा कि कई बार आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कितने सारे मतलब रिसर्चेस में पता चलता है। जैसे बीच में आपको मैंने लास्ट ईयर ऐसा ही कुछ 9th स्टैंडर्ड में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम हाँ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में देख रहे थे, सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो रेलवे के आसपास का इलाका होता है बेटा, तो मुंबई के बाहर निकलते हैं तो रेलवे ट्रैक के आसपास की जो ज़मीन है बेटा, वहाँ पे सब्जियाँ जो है वहाँ पे ग्रो अप की जाती हैं। और वहाँ पे पानी की कोई फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, लेकिन जो ड्रेनेज वाटर वहाँ पे जाता है बेटा, जो है ड्रेनेज वाटर से वो खेती की जाती है। और देखने में तो देखा जाए तो वो हरी हरी पालक, हरी सब्जियां बेटा जहाँ तक नजर जाए वहां तक दिखाई देता है। लेकिन फिर जब उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया तो वो हमारे हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक है ये पता चलता है ना। अलग अलग तरीके के जो केमिकल फॉर्म्स होते हैं उसमें कितनी मात्रा में कितना ज़्यादा एक्सेसिव में मौजूद है, इसकी समझ क्लियर होती है। तो हमको पता चलता है कि हम यहाँ पे न्यूट्रिशन के बदले हमको यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। बराबर, उल्टा हम एक तरीके से देखा जाए तो बेटा हम धीरे धीरे एक स्लो पॉइजन की तरह हम जहर को ही खा रहे हैं। ओके, तो आपने बीच में न्यूज़ में देखा था कि वो मार्केट के बारे में बता रहे थे कि कैसे इंजेक्शंस, छोटे छोटे इंजेक्शंस जो है बेटा, छोटा सा जब फ्रूट या वेजिटेबल होता है बेटा, सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो उनमें वो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जिसकी वजह से वो तुरंत ही कुछ ही घंटे के अंदर उनका साइज जो है बड़ा हो जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले कुछ समय में न्यूज़ में भी देखी हैं। लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए बेटा ये इस तरीके की न्यूज़ बताई जाती है। तो हमको समझ में आता है कि जिन चीज़ों को हम बहुत अच्छा समझ कर खरीद कर लेकर आते हैं, पैसा भी उसके पीछे खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या सही में वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग बेटा यही सारे जो तरीके के प्रॉब्लम्स है बेटा, जो पिछले कुछ समय में धीरे धीरे बहुत बढ़ते जा रहे हैं, और इसी वजह से अब धीरे धीरे बेटा लोग जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस से मुड़ रहे हैं। मैं तो बार बार अक्सर यही कहती हूँ बेटा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो हमारी पुरानी जो देसी खेती का जो तरीका था बेटा, ये वही तरीका है जो वापस से हमको अपनाना पड़ेगा, जिसमें ये सारी जो चीज़ें हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है बेटा, इसका एक्सेसिव यूज़ नहीं होता था। और जो है हमको फूड कितना प्योर अवेलेबल होता था वो हम मान के चल सकते हैं। देखो इधर कि मोर डैमेज इज कॉज टू द एनवायरनमेंट, द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड हैज़ रिड्यूस। अब बेटा केमिकल फर्टिलाइजर का एक्सेसिव यूज़ करने से और लॉन्ग टर्म में यूज़ करने से क्या होता है बेटा, धीरे धीरे उस पर्टिकुलर लैंड एरिया की फर्टिलिटी भी खत्म हो जाती है बेटा, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगती है। और उसके साथ साथ बेटा वो जो लैंड एरिया है उसमें ये जो केमिकल्स है बेटा एक तरीके से देखा जाए तो मिक्स होने लगते हैं। मैंने बहुत साल पहले बेटा सत्यमेव जयते, आप लोगों को भी पता है, अभी भी आप अगर उसके एपिसोड्स देखोगे तब उसमें एग्रीकल्चर से डिपेंडेड एक पूरा एपिसोड आया था जिसमें कर्नाटका का या केरला का एक केस बताया गया था। कुछ गाँव का काफ़ी मतलब किलोमीटर एरिया था,
वहाँ पे जो लोग थे बेटा उनको स्किन के अलग तरीके के कैंसर्स और बीमारियां होने लगी। डॉक्टर्स ने तरह तरह की रिसर्चेस की कि भाई पानी में कोई मिलावट नहीं है, कोई कमी नहीं है, एनवायरमेंटल की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्यों ये पर्टिकुलर ये जो इलाका है 500-600 किलोमीटर का, इसी के आसपास के गांव में इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही है। फिर उन्होंने रिसर्च में पाया कि वो जो फार्मर्स है ज़्यादातर उन गाँवों के बेटा, वो जिस तरीके का उस समय इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे थे और बरसों से वो उसी एटमॉस्फेयर में काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको उस तरीके के कैंसर्स हो रहे थे, बराबर। तो हम समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बेटा इसकी इफ़ेक्ट कितनी ख़राब हो सकती है। वो ज़मीन एक तरीके से पॉइजनस बन जाती है बेटा, और उसमें बाद में प्रॉपरली प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते, अगर किया भी जाए बेटा तो रिस्की है, due to which the crop production of the land and its quality were reduced over a long run. Organic farming is the method of the farming in which urea or any other chemical fertilizer and insecticide are not used. Organic farming बेटा एक वो तरीका है, वो मेथड है जहाँ पे यूरिया है, केमिकल फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड्स है बेटा, जिनका यूज नहीं किया जाता है, उसकी जगह पे देखा जाए तो नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज किया जाता है फॉर द न्यूट्रिशन फॉर द क्रॉप, काउ डंग, अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर, कॉम्पोजाइट फर्टिलाइजर एटसेट्रा आर यूज्ड, बराबर। एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है नेचुरल फर्टिलाइजर जैसे काऊ डंग बेटा, गाय का गोबर है ना, फिर जो ये अर्थवॉर्म फर्टिलाइजर है ना, अर्थवॉर्म आपने देखा होगा बेटा, वो फर्टिलाइजर के रूप में, क्योंकि इस तरीके के जो लिविंग वो होते हैं बेटा, इंसेक्ट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फर्टिलाइजर के रूप में काम करते हैं बेटा। और फिर कंपोजाइट फर्टिलाइजर है बेटा, कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेटा जिनको कंपोजाइट किया जाए और उस कंपोज्ड फर्टिलाइजर को जो है बेटा खेती के लिए उपयोग में लिया जाए, और एक तरीके से देखा जाए तो फिर हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो कि द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आर फुल ऑफ द न्यूट्रिशन द कंटेन नेचुरल टेस्ट स्वीटनेस एंड फ्रेग्रेंस। जब हम इन नेचुरल बेटा फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, जैसे कि इसमें एक लाइन में यहाँ रह गया बेटा कि काउ यूरिन, नीम सॉल्वेंट, बटर मिल्क, अगर इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स के रूप में बेटा अगर हम इनका यूज करने लगे, है ना, नीम सॉल्वेंट हमको पता है, काउ यूरिन है और बटर मिल्क है, छाछ है बेटा, तो ये छोटे छोटे जो जीव जंतु होते हैं बेटा, इसको हम जंतुनाशक के रूप में यूज कर सकते हैं, बराबर। एक तरीके से देखा जाए तो इंसेक्टिसाइड के रूप में इसका बेटर यूज किया जा सकता है। तो हम इस बात को समझ के चल सकते हैं कि आज भी हम नेचुरल मेथड्स को अगर यूज करने जाए बेटा तो काफी अच्छे तरीके से खेती की जा सकती है, जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेटर है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा बेटा कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एक तरीके से देखा जाए तो उसका जो नेचुरल टेस्ट है बेटा वो मेंटेन रहेगा, है ना। खाना खाने में जो मिठास होती है, वो उसकी जो फ्रेग्रेंस, उसकी जो खुशबू होती है बेटा वो मेंटेन रहेगी, बराबर। मुझे अभी भी मेरा बचपन याद है, जब हम गांव जाते थे बेटा तो गांव में तो कोई इतना ज्यादा तेल मसाले वाला खाना यूज नहीं किया जाता था बेटा, बिल्कुल प्योर और शुद्ध एकदम खेतों से निकली हुई सब्जी आती थी और घर का ही अनाज होता था, तो कितना मीठा, उसमें मिठास कितनी होती थी, खुशबू जब वो पकता रहता था, क्योंकि ये तो 35-40 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो वो खुशबू आती थी उन चूल्हों पे से, तो मतलब महसूस होता था कि कितना बढ़िया खाना बन रहा है। और वो टेस्ट आज भी इतने साल के बाद भी मुझे, 30 साल 40 साल के बाद भी मुझे वो टेस्ट भूला नहीं है, बराबर। और जब भी मैं जब ऐसी चीजें आपको पढ़ाती हूँ तो मुझे वापस से मेरा वो गांव याद आ जाता है, जब वो बड़े बड़े चूल्हों के ऊपर, क्योंकि कितनी सारी फैमिली वेकेशन में साथ में जाती थी, तब तो गाँव में बेटा इतना ज्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था, 35 ईयर्स 40 ईयर्स अगो पहले। तो और हमारी फैमिली में ऐसा था कि गांव में कोई घर तो हमारा बहुत बड़ा था पर कोई ज़्यादा वहाँ पे रहने वाले लोग नहीं थे, तो जब हम जाते थे तो उसी तरीके से मैनेज करके रहते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हमारे मदर हैं, आंटियां हैं, बहुत सारी बड़ी बुआ लोग आ जाती थी, तो सब लोग उस समय वैकेशन में मिलते थे, तो जिस तरीके से खाना वाना बनता था हम देखते थे, और वो खुशबू और वो टेस्ट जो है अभी भी मुझे पता है। बड़े बड़े पीढ़ों के ऊपर हम बैठते थे और जो ऊंचाई वाला पीढ़ा होता है उस पर थाली रखी जाती थी और बैठ के हम खाते थे आंगन में, तो अभी भी मुझे याद आ रहा है कि किस तरीके से वो टेस्ट है बेटा, वो स्वीटनेस है ना, वो बरकरार रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, क्योंकि गांव में तो लोग बेटा सिंपल तरीके से खेती करते हैं। अब यहाँ हम देख सकते हैं बेटा कि देर आर द मिनरल्स, विटामिन एंड द लाइफ एंड सर्जिंग elements in these crops. Nowadays organic farm products are more in demand, so the farmers also get a good
रिटर्न। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो जो मिनरल्स है, विटामिन्स है, फिर जो जीवन शक्ति देते हुए न्यूट्रिशंस है बेटा, वो एक तरीके से काफ़ी इजीली जो है बेटा नेचुरल फैक्टर्स के थ्रू भी हमको मिल सकते हैं। ये जैविक खेती के थ्रू, सजीव खेती के थ्रू भी बेटा हम इसको जो है बढ़ा सकते हैं। तो आज वापस से वो पुराना तरीका बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में लौट के आया है। अब तो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनी बालकनी के अंदर भी बेटा खुद ही अपने घरों में टमाटर के पौधे हैं, छोटी छोटी भिंडी वगैरह की सब्जियां हैं बेटा, उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड से उगाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर हम इंटरेस्ट लें बेटा तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए वक्त निकालें। ओके, फिर अब देखो उसके बाद है सेकंड बेटा सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब बेटा कि टिकाऊ खेती जो लंबे समय तक टिक सकती है, फर्टिलिटी को बरकरार रख सकती है बेटा। इस वजह से इसको बार बार आप लोग सोचते हो कि मैम कहाँ कहाँ से शब्द ढूंढ के लाते हो। तो सस्टेनेबल बेटा जो लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है ऐसा। In order to see that the soil fertility is retained for a longer time, care is taken for the crop rotation, use of the chemical fertilizers only when the necessary, use of the biotic control for the insects and harvest, वाटर कंजर्वेशन एटसेट्रा। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो सस्टेनेबल फार्मिंग में सॉइल की फर्टिलिटी को लंबे समय तक बरकरार रखा जाए बेटा, उस तरीके के मेथड से फार्मिंग की जाती है, जिस वजह से बेटा जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह होता है बेटा उसका यूज़ जो है इसमें बहुत नहीं किया जाता है। क्रॉप रोटेशन बार बार किया जाता है ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बरकरार रहे। उसके साथ साथ बेटा कि यूज़ ऑफ द बायोटिक कंट्रोल, एक तरीके से देखा जाए तो बायोटिक मेथड बेटा हमको पता है कि हमने जैसे अभी ऊपर ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखा बेटा, तो बायोटिक मेथड का ही वो पार्ट है कि नेचुरल जो है चीज़ों को हम यूज़ करें बेटा, है ना, जैविक नियंत्रित चीज़ों को हम यूज़ करें। और पानी जो है बेटा वाटर, वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। और उसके साथ साथ इंसेक्ट्स और हार्वेस्टिंग जो चीज़ें हैं बेटा, जो इस तरीके से हम देखा जाए तो काफ़ी लंबे समय तक बेटा सॉइल की फर्टिलिटी को भी बरकरार रख सकते हैं, वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, नेचुरल फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं बराबर, ताकि हम उस प्रोडक्शन को, उस खेती लायक ज़मीन को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाएं। तो इसको हम सस्टेनेबल फार्मिंग के रूप में समझ सकते हैं। अब देखो मिक्स्ड फार्मिंग, अब यहाँ पे दोनों दोनों का मिला जुला लेखा जोखा आ जाएगा कि हियर द कैटल रियरिंग, पोल्ट्री, सेरिकल्चर एंड फिशरी एटसेट्रा आर ऑल्सो कैरिड आउट सिमिलरली अलॉन्ग विद द फार्मिंग। एक तरीके से देखा जाए बेटा तो इसको हम मिश्र खेती कहते हैं, जहाँ पे हम देखा जाए तो कैटल रियरिंग बेटा जिसको हम पशुपालन उद्योग के साथ देखते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग है ना, आपने पोल्ट्री फार्म्स देखे होंगे है ना, वो चूज़ों को देखा है ना आपने, मुर्गियों को देखा होगा। फिर फिशरी फार्मिंग है बेटा, फिश फार्मिंग हम जिसको हम मत्स्य उद्योग के नाम से जानते हैं। फिर हनी है बेटा, है ना, जो मधुमक्खी होती है बेटा उनका छत्ता जो होता है उसमें से फिर जो हनी का है उसका जो एक कलेक्शन किया जाता है, उसको मतलब कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद मार्केट में लाके उसको सेल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स फार्मिंग के उसमें आ जाती है बेटा। एक तरीके से इनको भी फार्मिंग की ही मेथड माना जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई क्रॉप प्रोडक्शन नहीं किया जा रहा है बेटा, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें जो है बेटा वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर मेथड के साथ जुड़ी हुई है। इस वजह से इनको मिश्र खेती यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। ओके, अब इसके बाद का जो पार्ट है बेटा उसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे, जिसमें हम 3 क्रॉप अलग अलग तरीके का बेटा जो हमारे यहाँ सीजनल क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसके बारे में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जेड क्रॉप के बारे में एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेटा। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।